हेलो स्टूडेंट्स और बी ए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है नंबर सेकंड, नॉन मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति के गैर मौद्रिक सिद्धांत। इसमें सुनिए, नंबर 1 है इसमें बेंट हैंसन्स एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन मॉडल, यानी कि बेंट हैंसन का मांग जन्य स्फीति मॉडल कीन्स द्वारा प्रतिपादित मुद्रास्फीति संबंधी सिद्धांत केवल वस्तु बाजार को ध्यान में रखकर प्रतिपादित किया गया है। वस्तु बाजार में वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति से अधिक होने के कारण मुद्रास्फीति अंतराल होता है, जो मुद्रास्फीति को जन्म देता है। कीन्स ने मुद्रास्फीति की व्याख्या में साधन बाजार की पूर्ण रूप से अवहेलना की है। डेनमार्क के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बेंट हैंसन ने वस्तु बाजार तथा साधन बाजार दोनों को मद्देनजर रखते हुए मुद्रास्फीति की व्याख्या की है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि वस्तु बाजार में संतुलन है तो भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हो सकती है। हैंसन के अनुसार वस्तुओं की मांग की अधिकता तथा साधनों की मांग की अधिकता दोनों मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसकी मान्यताएं हैं, वस्तु और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। समय के प्रति इकाई श्रम की सेवाओं की मात्रा दी हुई है। भविष्य में इस समय की कीमत कायम रहेगी। केवल एक परिवर्ती साधन श्रम की सेवाओं की सहायता से एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। पूंजी, स्टॉक और प्रौद्योगिकी दिए हुए हैं और वास्तविक उत्पादन पूर्ण रोजगार के स्तर का फलन है। रोजगार का वास्तविक स्तर स्थिर है, परिणाम स्वरूप उत्पादन का स्तर भी स्थिर होता है जो पूर्ण रोजगार का है। अब आता है एक्सप्लेनेशन, यानी कि सिद्धांत की व्याख्या। स्फीति का सिद्धांत कीमत स्तर के दो अलग अलग स्तरों के समावेश का स्पष्ट वर्णन करता है। पहला है वस्तु बाजार और दूसरा है साधन बाजार। हैंसन के सिद्धांत में इस प्रकार दो अलग अलग बाजार साधन बाजार और वस्तु बाजार सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक बाजार में कीमत परिवर्तन की दर उस बाजार में अधिक मांग की मात्रा पर निर्भर करती है। हैंसन के अनुसार मजदूरी तथा कीमत स्तर में परिवर्तन की दर वस्तु बाजार व साधन बाजार में वस्तु अंतराल तथा साधन अंतराल के आकारों पर निर्भर करती है। अतः अर्थव्यवस्था में पूर्ण मुद्रास्फीति तभी होती है जब वस्तु अंतराल व समय अंतराल दोनों विद्यमान होते हैं तथा धनात्मक होते हैं। वैसे किसी एक बाजार में मांग की पूर्ति पर अधिकता होने से भी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। यदि वस्तु बाजार संतुलन में है या वस्तु अंतराल शून्य है, परंतु साधन बाजार में साधनों की मांग उनकी पूर्ति से अधिक होने के कारण साधन कीमत बढ़ती है, जो उत्पादन लागत को बढ़ा देती है। इससे वस्तु बाजार में पूर्ति बाईं ओर खिसकेगी, जो कीमत स्तर को बढ़ा देगी तथा मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। अब आते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर। हैंसन के अनुसार मुद्रास्फीति की दर निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करती है। नंबर फर्स्ट है मजदूरी तथा कीमत स्तर में परिवर्तन की दर। इन बाजारों में वस्तु अंतराल तथा समय अंतराल के आकारों पर निर्भर करती है, अर्थात दोनों बाजारों में अंतराल का आकार जितने बड़े होंगे उतनी ही अधिक मुद्रास्फीति की दर होगी। मांग की अधिकता के कारण कीमत स्तर तथा मजदूरी तेजी से बढ़ती है या धीरे धीरे बढ़ती है। यदि तेजी से बढ़ती है तो मुद्रास्फीति की दर तीव्र होगी, अन्यथा धीमी होगी। इसकी श्रेष्ठता हैंसन का सिद्धांत कीन्स के सिद्धांत से निम्न आधार पर श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हैंसन के सिद्धांत में गत्यात्मकता का समावेश किया गया है, जबकि कीन्स का विश्लेषण पूर्ण रूप से स्थैतिक है। हैंसन ने वस्तु तथा साधन बाजार दोनों का समन्वय करके मुद्रास्फीति का विश्लेषण किया है, जबकि कीन्स ने केवल वस्तु बाजार पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा है।
इसकी आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म, यह सिद्धांत इसलिए भी अवास्तविक है क्योंकि यह मौद्रिक नीति और मुद्रापूर्ति में परिवर्तनों की स्थिति पर प्रभावों की उपेक्षा करता है। वस्तु व साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता अवास्तविक है। वास्तविक जगत में एकाधिकार प्रतियोगिता अधिक पाई जाती है। पूर्ण रोजगार संभव पूर्ति S0 मान लेने के बावजूद साधन बाजार में अंतराल की व्याख्या बनावटी सी प्रतीत होती है। सरकारी नीतियों की अवहेलना की गई है जो सही नहीं है। अब नंबर 2 आता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन यानी कि संरचनात्मक स्फीति। अभी तक हमने स्फीति के जिन सिद्धांतों का वर्णन किया है उनका संबंध विकसित देशों के साथ है। इन देशों में स्फीति को पूर्ण रोजगार की घटना मानकर इसका संबंध पूर्ण रोजगार की नीतियों के साथ जोड़ा जा सकता है, किंतु अर्धविकसित देशों में स्फीति की समस्या पर प्रकाश डालने के लिए प्रोफेसर मिर्डल तथा स्टीर आदि ने संरचनात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। स्फीति का संरचनावादी सिद्धांत दक्षिण अमेरिका में विकसित हुआ था। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील तथा चिली जैसे विकासशील देशों में स्फीति का प्रमुख कारण संरचनात्मक कठोरताएं होती हैं। संरचनावादियों का मत है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मुद्रास्फीति का आना आवश्यक है। इस मत के अनुसार जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता जाता है उसी तरह से ही कठोरताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे संरचनात्मक स्फीति आती है। आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है तब विभिन्न कठोरताओं और अड़चनों के कारण उत्पादन नहीं बढ़ पाता है। फलतः संरचनात्मक स्फीति उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न प्रकार की अड़चनें और जटिलताएं जिनके कारण संरचनात्मक स्फीति उत्पन्न होती हैं वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इम्परफेक्शंस ऑफ मार्केट यानी कि बाजार की अपूर्णताएं, साधनों की गतिहीनता, कीमतों की स्थिरता तथा संस्थागत तथा अन्य संरचनात्मक प्रकार की बाजार की अपूर्णताओं के कारण कम विकसित देशों में सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं हो पाता। अतः मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि न होने के कारण कीमत वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 2, कैपिटल रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि पूंजीगत गतिरोध। पूंजी निर्माण की धीमी गति तथा पूंजी के अभाव के कारण अर्धविकसित देश निर्धनता के दुष्चक्र में फंस जाते हैं और मुद्रा की पूर्ति इन चक्रों को तोड़ने के बजाय स्फीति कारक दबावों को उत्पन्न कर देती है। अतः आंतरिक पिछड़ेपन के कारण इन दोषों में स्फीति की भावना बनी रहती है। नंबर 3, लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी कि साधनों का अभाव। अर्धविकसित देशों में सरकार कराधान और सार्वजनिक ऋण द्वारा उचित साधन नहीं जुटा पाती। अतः घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण उत्पादन और मुद्रा की पूर्ति में असंतुलन के कारण कीमत वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 4 आता है फोर्ड बॉटलनेक्स यानी कि खाद्य अवरोध। भारतीय अर्थशास्त्री सूरज भानुगुप्ता के अनुसार अर्धविकसित देशों में कृषि उत्पादन की अनिश्चितता और इसमें आने वाले उतार चढ़ावों से कृषि पदार्थों की कीमतें बढ़ने लगती हैं और यह स्फीति अन्य क्षेत्रों तक पहुंच जाती हैं। नंबर 5 आता है एंटरप्रेन्योरियल बॉटलनेक्स यानी कि उद्यम संबंधी गतिरोध। इसमें सुनिए, अर्धविकसित देशों में उत्पादन के न बढ़ने का कारण
उद्यमशीलता का अभाव तथा प्रशिक्षित कारीगरों की कमी है। अतः समाज की बचतों का उचित प्रयोग नहीं हो पाता और स्फीति कारक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर 6, अदर बॉटलनेक्स यानी कि अन्य गतिरोध। उपयुक्त बातों के अतिरिक्त मुख्य सुविधाओं के अभाव और विदेशी मुद्रा के अभाव से भी स्फीति कारक शक्तियों को बल मिलता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अर्धविकसित देशों में जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है उसी अनुपात में वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की लोच बेलोचदार होती है। यद्यपि उत्पादन के साधन उपलब्ध रहते हैं, अर्थव्यवस्था की अपनी अपूर्णताओं के कारण मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के कारण उत्पादन, रोजगार तथा आय में वृद्धि की अपेक्षा वस्तुओं की मौद्रिक मांग तथा कीमतों में वृद्धि होती है, जिससे मुद्रास्फीति का जन्म होता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि अर्धविकसित देशों में मुद्रास्फीति की स्थिति पूर्ण रोजगार से पूर्व की अवस्था में भी उत्पन्न होती है। स्पष्ट है कि अर्धविकसित देशों में स्फीति का स्वरूप अधिकतर बाधा प्रेरित होता है। कई प्रकार की अड़चनों और कमियों के कारण बाधाएं उत्पन्न होती हैं और कीमतें बढ़ती हैं। अर्धविकसित देशों में पाई जाने वाली स्फीति को दुर्बलता स्फीति भी कहते हैं, क्योंकि अर्धविकसित देशों की स्फीति भी आवश्यक वस्तुओं की सामान्य कमी के कारण प्रेरित होती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।